ओके, तो लैपटॉप में कोई परेशानी है जिसकी वजह से शायद नहीं चल रहा है, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पेपर टू डिस्कशन करेंगे। तो किसी का भी कोई डाउट हो तो बीच में लिख देना, मैं जब चेक करूंगा तो देखूंगा। ओके, हाँ भाई, तो क्या डाउट है 16 से 20 में? बताइए फुर्ती से। 20 20 20, अरे सबका डाउट है क्वेश्चन नंबर 20, ऐसा क्या है? इसके अलावा और कोई डाउट? सब क्लियर है तो भाई फुर्ती से बोलो, फुर्ती से बोलेंगे, बाकी सारे क्लियर है जरा। 16 17 18 19, अगर सारे क्लियर है तो यस पे क्लिक कर देंगे फुर्ती से। अगर 16 17 18 19 सारे क्लियर है तो यस पे क्लिक कर देंगे। कोई डाउट है तो फुर्ती से लिख दो, फिर मैं बार बार आके लिख नहीं पाऊंगा। ओके, ठीक है। ओके, तो 16 17 18 19 सबको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे फुर्ती से। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा है? चार्ज वाला। ओके, चार्ज वाला कंडक्टर्स, फिजिकल कंडक्टर्स वाला सवाल है। ओके, देखते हैं भाई फुर्ती से। ओके, ठीक है। तो बोल रहा है कि थ्री कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, रेडियस गिवन है, और 3Q का चार्ज दे दिया आउटमोस्ट स्फीयर को। बहुत ही बढ़िया बात है। आउटर मोस्ट, इनर एंड आउटर को कनेक्ट कर दिया है, और जो बीच वाला है उसको अर्थ कर दिया, ग्राउंड में कर दिया है। और जब बाहर और अंदर वाले को कनेक्ट किया है तो वो वायर उसको उसको टच नहीं कर रहा है, जो मिडल वाला है उसको टच नहीं कर रहा है। देखो ध्यान से, इंसुलेटिंग होल के थ्रू ले जाया गया है। तो जो मिडल वाला है, तो मिडल वाला का पोटेंशियल विल नॉट बी द सेम एज इनर एंड आउटर वाले का, क्योंकि वो बीच में से ले जाया गया है और उसको टच नहीं कर रहा। ठीक है, तो चार्ज बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो अगेन इंपॉर्टेंट सवाल, इस तरह के सवाल अपने पहले भी देखे हैं, वैसा ही सवाल है। तो देखिए भाई, ऐसा कुछ अपने को सिस्टम में दे रखा है, बहुत ही मजेदार। गड़बड़ नहीं करना है, पर गड़बड़ करेंगे तो थोड़ी सी भी गलती हुई तो गलत आ जाएगा आंसर। ओके, ऐसा दे रखा भाई, तीन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल है, बहुत अच्छी बात है। ये है 4 आर्म रेडियस का, ये है 6 आर्म रेडियस का, और ये है भैया अपना 12 आर्म रेडियस का। ठीक है, तो क्या कर रखा था, इनिशियली तीनों के पास कुछ भी चार्ज नहीं था, और फिर अपन ने क्या किया है, 3Q चार्ज दे दिया आउटर मोस्ट ईयर को। इन दोनों को कोई चार्ज नहीं किया है, और आउटर मोस्ट वाले को 3Q दे दिया। बहुत ही बढ़िया। और फिर क्या किया गया, फिर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया बिना इसको कनेक्ट किए। ठीक है, तो अंदर से होल के थ्रू लेके गए, तो इसको कनेक्ट बिना किए इन दोनों को आपस में वायर से कनेक्ट कर दिया है, और ये वाला जो है इसको ग्राउंड। ठीक है भाई, तो दिस इज आवर स्फीयर 1, दिस इज आवर स्फीयर 2, दिस इज आवर स्फीयर 3। ये तीन चीजें बोल रहा है। इस पे चार्ज 3Q दिया, फिर इन दोनों कनेक्ट किया, और फिर इसको हट। तो फाइनल चार्जेस क्या होंगे, फाइनल जो जितनी भी सर्फेसेस हैं उन पे चार्जेस क्या होंगे। तो कितने सर्फेस बन रहे हैं भाई, टोटल टोटल कितने सर्फेस पे अपने को चार्ज निकालना है? 6 सर्फेस है कि नहीं भाई, 6 सर्फेस है टोटल। ये स्फीयर 1 का इनर आउटर, स्फीयर 2 का इनर आउटर, स्फीयर 3 का इनर आउटर। ठीक है भाई, तो 6 सरफेस है, सब पे चार्ज बताना है। कैसे बताएंगे भाई सब पे चार्ज? तो भाई अपना पुराना गीजा बेटा कौन सा है, सबसे पहले तो अपने बताया गीजा कंडक्टर्स। तो कंडक्टर के अंदर अपने बताया क्यू इनक्लोज्ड इज ऑलवेज 0। किसी भी कंडक्टर के अंदर वाला जो पार्ट है उसमें क्यू इनक्लोज्ड इज ऑलवेज 0 बाय गॉस लॉ। तो ये जो है यहाँ पे चार्ज कितना होगा, 0 होगा, बिल्कुल है ना। इसके अंदर वाले पे, इसके अंदर वाले चार्ज कितना होगा, 0 होगा। इनिशियली इससे dq था, इसमें टोटल चार्ज 0 था, इसमें 0 था। अभी क्या है, इसको कनेक्ट कर दिया है। तो इसके अंदर तो 0 ही होगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे गॉसियन सरफेस लोगे तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो q इनक्लोज 0 होना चाहिए, तो q इनक्लोज 0 आ गया। अभी यहाँ पे चार्ज 0 है क्या? ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये तो अनचार्ज था, इधर चार्ज 0 है, इधर चार्ज 0 है क्या? ऐसा बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बोल सकते।
क्योंकि ये अनचार्ज तो था बट अभी आइसोलेटेड नहीं है। ये पहले अनचार्ज था बट अभी आइसोलेटेड नहीं है ना, इसको इससे कनेक्ट कर दिया है। तो क्योंकि इसको इससे कनेक्ट कर दिया है तो इस पे जो चार्ज था 3q वो इधर फ्लो कर जाएगा और कितना फ्लो करेगा वो नहीं पता है। तो मान लेते हैं इस पे चार्ज है प्लस स्मॉल q बाहर वाले सरफेस पे। अंदर तो जीरो ही होगा, शून्य ही होगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बट जो बाहर वाले का है उस पे जीरो नहीं होगा बिकॉज सम चार्ज विल फ्लो है क्योंकि ये कनेक्ट किया हुआ है तो इट इज नॉट आइसोलेटेड। तो इस पे चार्ज हो गया प्लस। फिर जो स्फीयर 2 है, स्फीयर 2 के अंदर वाले सरफेस पे चार्ज कितना होगा? आगे अपन को पता है किसी भी कंडक्टर के अंदर q q शुड बी 0 तो नहीं, ये वाला कंडक्टर गॉस सेंटर पे ले लेना होगा, ये वाला कंडक्टर गॉस सेंटर पे ले लेंगे तो q इज 0। तो यहाँ पे अभी तक टोटल चार्ज कितना है q, तो यहाँ पे चार्ज शुड बी माइनस। मैंने बताया था अंदर हमेशा कैपेसिटर बनता है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज अंदर हमेशा कैपेसिटर बनता है। तो इधर q है तो इधर माइनस भी आएगा ताकि टोटल चार्ज 0। अभी अगेन ऐसा मत कर देना कि भाई इधर माइनस q है तो इधर प्लस q है। क्यों भाई? क्योंकि ये पहले न्यूट्रल था तो बहुत दिमाग लगाया और इसका टोटल चार्ज 0 कर दिया। पर ऐसा होगा क्या? अगेन दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, ये भी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, सो ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका भी चार्ज 0 नहीं होगा। तो इधर प्लस q मत कर देना, इधर कितना होगा नहीं पता। वी डोंट नो व्हाट इज द टोटल चार्ज इन दिस, पता थोड़ी है, q डैश मान लो। ठीक है, तो इसके राइट वाले सरफेस पे अपन ने मान लिया q डैश, ये निकालना पड़ेगा भाई। फिर से इसको वॉशर सरफेस मानो तो यहाँ पे q डैश है तो यहाँ पे माइनस q डैश होना पड़ेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट के सर्कल बनेगा ताकि टोटल चार्ज में 0 है। तो देखो q माइनस q डैश माइनस q। अभी इस पे कितना होगा देख के बताओ, चैट में लिखो भैया, गलती नहीं करना है। इसके आउटर सरफेस पे कितना होगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q स्मॉल q एंड q डैश? आउटर सरफेस, आउटर इसके आउटर सरफेस बताओ कितना है? लिखो भैया चैट में, देखते हैं। 3q प्लस q, q या q डैश क्या होगा? सोचो। प्रशांत बोल रहा थी 3q प्लस q डैश, बाकी लोग हैं बोलो रे, इतना मुश्किल सवाल नहीं है, ये तो करना पड़ेगा ना, ये तो स्टार्ट है बस सवाल का। शशांक बोल रहा है 3q माइनस q प्लस q डैश। ओके, तो देखो भाई अभी चार्ज कंजर्वेशन मत लगा देना। अभी इस स्फीयर के लिए, थर्ड स्फीयर के लिए चार्ज कंजर्वेशन मत लगा देना। क्यों? ये आइसोलेटेड नहीं है। जैसा अपन ने बोला था दिस इज नॉट आइसोलेटेड, इसका चार्ज कंजर्व नहीं है, पहले 0 था बाद में q हो गया। वैसे ही ये जो है स्फीयर 3 दिस इज नॉट आइसोलेटेड, यहां से कनेक्टेड है तो इसका चार्ज कंजर्व नहीं। पर कैंडी से स्फीयर 1 और 3 मिला के एक आइसोलेटेड सिस्टम है। हो सकते नहीं हो सकते भैया, स्फीयर 1 और 3 आपस में कनेक्टेड है पर ये स्फीयर 1 और 3 का जो कंबाइंड सिस्टम है वो भाई आइसोलेटेड है। तो फिर 1 और 3 पे पहले टोटल चार्ज कितना था? व्हाट वाज द इनिशियल चार्ज ऑन स्फीयर 1 प्लस 3q? इस पे तो पहले 0 था टोटल, इस पे पहले 3q था, तो टोटल चार्ज ऑन 1 प्लस 3 वाज 3q। तो फाइनली भी टोटल चार्ज ऑन 1 प्लस 3 विल बी 3q। ये मत कर देना कि इसका चार्ज 3q है, इसका चार्ज 3q नहीं है, 3q प्लस q डैश कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। दिस प्लस दिस का चार्ज 3q। अभी इसका चार्ज कितना है स्फीयर 1 का? स्मॉल q, ठीक है, और यहाँ पे कितना माइनस q डैश, तो ये कितना होगा 3q माइनस q प्लस q डैश। बिल्कुल सही जवाब शशांक। अभी देखो, अभी इसको ऐड करो, चार्जेस ऑन स्फीयर 1 एंड स्फीयर 3 को ऐड करो। स्फीयर 1 पे टोटल चार्ज कितना है q, स्फीयर 3 पे टोटल चार्ज कितना है, ये q डैश में कैंसिल, 3q माइनस q, तो q प्लस 3q माइनस q गिव्स अस 3। ठीक है, ऐसे करना है। तो ये तो अपन ने अभी बस चार्जेस लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम इस तरह के सवालों में यही होता है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बिना सोचे समझे बस चार्जेस लिखो। अंदर 0 होगा, इधर कुछ भी ले लो, फिर इधर उसका नेगेटिव, इधर कुछ भी ले लो, इधर उसका नेगेटिव, और यहाँ पे टोटल चार्ज कन्वर्शन लगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? वी हैव टू फाइंड q, वी हैव टू फाइंड q डैश इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। तो सवाल ने क्या क्या दिया है? सवाल ने दो चीजें दी हैं। सवाल ने जो पहली चीज दी है दैट इज कि 1 और 3 कनेक्टेड है। अगर 1 और 3 कनेक्टेड है तो अपन क्या बोल सकते हैं? पहली चीज अपन बोल सकते हैं कि v1 इक्वल्स v3। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। पहली चीज, क्योंकि 1 और 3 वायर से कनेक्टेड है
तो क्योंकि 1 और 3 बाय ऐसे कनेक्टेड है तो पोटेंशियल ऑफ 1 इक्वल्स पोटेंशियल ऑफ 3। तो अभी पोटेंशियल ध्यान से लिखना है, जब पोटेंशियल ऑफ स्फीयर लिख रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर लिख रहे हैं तो तीनों की वजह से, ऐसे नहीं बस एक का लिख के बैठ जाओ, तीनों का टोटल पोटेंशियल लिखना है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर 1? स्फीयर 1 अंदर वाला, उसका पोटेंशियल क्या है भाई? तो तीनों की वजह से, इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से, खुद की वजह से कितना होता है याद रखो, these are spherical shells, right? spherical shells, conducting spherical shells, और कंडक्टिंग spherical shells के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या सा होता है? सेम एज इंसुलेटेड हॉलो स्फीयर। ठीक है, इंसुलेटेड में तो याद है, इंसुलेटेड में क्या होता है? हॉलो स्फीयर के लिए बाहर Kq बाय स्मॉल r, अंदर Kq बाय कैपिटल R, और इंसुलेटेड सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल क्या होता है? बाहर Kq बाय स्मॉल r, अंदर वो 2 Kq बाय 2 r क्यूब 3 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, राइट? वो इंसुलेटेड के लिए। और कंडक्टिंग के लिए क्या होता है? सेम, चाहे हॉलो हो या सॉलिड हो, सेम ही रहता है, चाहे हॉलो हो या सॉलिड हो, कंडक्ट अगर कंडक्टिंग है तो इट इज ऑलवेज सेम एज इंसुलेटिंग हॉलो स्फीयर। तो बाहर Kq बाय स्मॉल r, अंदर Kq बाय कैपिटल। तो याद रखना, अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो चाहे सॉलिड हो या भैया हॉलो हो, इट इज सेम एज इंसुलेटेड हॉलो स्फीयर। ठीक है, ओके। हाँ, तो पोटेंशियल ऑफ 1 क्या हो जाएगा? इसका पोटेंशियल तो खुद की वजह से कितना हो जाएगा? सरफेस पे ये Kq बाय 4 है ना। स्फीयर 1 पे टोटल चार्ज कितना है? Q, तो इसकी खुद की वजह से यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा? Kq बाय 4। स्फीयर 2 की वजह से, दिस इज वी आर राइटिंग V1 है, तीन टर्म्स आएगा, ठीक है, प्लस 2 की वजह से, 1 पे पोटेंशियल क्या होगा भाई? 2 की वजह से 1 पोटेंशियल, इनसाइड पॉइंट है तो इनसाइड पॉइंट में क्या होता है? K into Q। अभी Q कौन सा लेना है? टोटल चार्ज है ना, इस सरफेस का और इस सरफेस का ऐड करना पड़ेगा हमें, तो टोटल चार्ज Q डैश माइनस Q डिवाइडेड बाय ये क्या चीज? 6r, बिकॉज़ अंदर वाला पॉइंट है तो Kq बाय रेडियस, व्हाट इज द रेडियस? 6r, ठीक है, प्लस दिस इज द सेकंड टर्म, और थर्ड टर्म V1 का क्या आएगा? लास्ट वाले की वजह से। अभी लास्ट वाले का टोटल चार्ज कितना है? 3q माइनस q, तो प्लस k टाइम्स 3q माइनस q डिवाइडेड बाय, अगेन इनसाइड पॉइंट है तो रेडियस 12। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल पॉइंट 1। गलती नहीं करना, एक भी स्टेप में गड़बड़ी किया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सो k टाइम्स 3q माइनस q बाय 12। ठीक है, ओके। अभी क्या करेंगे? दिस इज इक्वल टू v3। व्हाट इज v3? v3 क्या होगा? देखो, पोटेंशियल ऑफ थर्ड स्फीयर। पोटेंशियल ऑफ थर्ड स्फीयर पहली बार इसकी वजह से, सबकी वजह से लिखना पड़ेगा। इसकी वजह से कितना है? आउटसाइड पॉइंट है। इसकी वजह से जब यहां पे लिख रहे हैं तो आउटसाइड पॉइंट है, टोटल चार्ज q, kq बाय 12r। आउटसाइड पॉइंट है ना, kq बाय स्मॉल r। इसकी वजह से kq डैश माइनस q, दिस इज द चार्ज, अगेन आउटसाइड पॉइंट है, डिवाइड बाय 12r, प्लस इसके खुद की वजह से 3q माइनस q चार्ज है, 3q माइनस q डिवाइडेड बाय, ठीक है भाई, बस दैट्स इट। v1 इक्वल्स v3 कर दिया, ठीक है, बराबर कर दिया भाई। अभी क्या हो जाएगा? देखो कैंसिल हो रहा है, कुछ तो अपना बनेगा यहाँ पे। लास्ट में देखो कैंसिल हो रहा है, k 3q माइनस q बाय 12r, k 3q माइनस q बाय 12r कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बचे में kr पूरा कैंसिल, तो देखो क्या मिला अपने को यहाँ से? मल्टीप्लाई विद 12 से मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड 12 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 से मल्टीप्लाई किया इधर आ गया 3q प्लस 2q डैश माइनस 2q, तो 2q डैश प्लस q, ये आएगा। लेफ्ट हैंड साइड को kr कैंसिल करके भाई अपन ने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर बचा 3q प्लस 2q डैश माइनस 2q, तो 2q डैश प्लस, इधर क्या बचेगा? 12 से मल्टीप्लाई करो, तो ये तो जा चुका वैसे ही, q प्लस q डैश माइनस q, तो q माइनस q कैंसिल, डैश, तो यहां से अपना पहला इक्वेशन आ गया, q डैश इक्वल्स माइनस। ठीक है भाई, तो कुछ भी खतरनाक नहीं किया है, बस पोटेंशियल एट 1 लिखा है, पोटेंशियल एट 3 लिखा है, और दोनों को बराबर कर दिया है, और वहां से आ गया q डैश इज नेगेटिव। ये है पहला। तो ये दूसरा इक्वेशन निकालेंगे,
दूसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे? देखो सवाल में एक जो चीज गिवन थी अपने वो पहली वो थी कि भाई पोटेंशियल 1 इक्वल पोटेंशियल 3 वायर कनेक्टेड है। दूसरी जो चीज है वो क्या दी हुई है भाई, दैट इसको ग्राउंड कर दिया है, मिडल वाले को ग्राउंड कर दिया है। अगर मिडल वाले को ग्राउंड कर दिया क्या लीजिए, पोटेंशियल एट पॉइंट 2 इज ओके। सो पोटेंशियल एट पॉइंट, पोटेंशियल एट स्फीयर 2 शून्य। अभी स्फीयर 2 में पोटेंशियल क्या पड़ेगा, तो स्फीयर 2 में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 की वजह से, 1 की वजह से कितना होगा, आउटसाइड पॉइंट है तो k इनटू इसका चार्ज 1 का डिवाइड बाय आउटसाइड पॉइंट है तो स्मॉल r व्हिच इज 6r डिस्टेंस के बराबर, प्लस 2 के खुद की वजह से क्या हो जाएगा, k q डैश माइनस q डिवाइड बाय 6r, और बाहर वाले की वजह से क्या हो जाएगा, इसका टोटल चार्ज 3q माइनस q, a 3q माइनस q डिवाइडेड बाय अंदर वाला पॉइंट है तो इक्वल्स 0। यहां से दूसरे क्वेश्चन देखो क्या बनता है, तो k r पूरे में जाएगा, क्या हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, इधर 2q प्लस 2q डैश माइनस 2q, तो इधर का 2q और माइनस 2q का आंसर, तो वी आर लेफ्ट विद 2q डैश प्लस 12 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3q माइनस 3। This is our second equation। बहुत ही मजेदार। अरे भाई दिख नहीं रहा है क्या, रुको, ठीक है अभी दिख रहा होगा, ठीक है। तो बस वही किया, V2 0 किया है, तो V2 0 किया है तो दिस इज द पोटेंशियल एट स्फीयर 2 1 की वजह से dq by 6r, दिस इज खुद की वजह से kq डैश माइनस q by 6r, और ये बाहर वाली की वजह से इतना हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 2q डैश प्लस 3q माइनस q। अभी दो इक्वेशन है और दो अननोन है भाई, निकाल लो, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, माइनस q को q डैश लिख दो, देखो माइनस q को q डैश लिख दो तो क्या आ जाएगा 3q डैश प्लस 3q 0, तो वी गेट q डैश इक्वल्स माइनस q एंड q इक्वल्स, आ गया। बस वहां पे माइनस q जो है इसको q डैश लिख दो, तो 3q डैश प्लस 3q 0, q डैश इज माइनस ऑफ कैपिटल Q, if q डैश इज माइनस ऑफ कैपिटल Q then q will be कैपिटल Q। ठीक है भाई ये आ गया, तो सबसे पहले तो ऐसे करना है अपने को, और दो इक्वेशन थी अपनी, एक तो पोटेंशियल 2 is 0 एंड पोटेंशियल 1 equals 3, वहां से अपना सारे चार्जेस आ गए। तो सबसे पहले ये करना होता है, चार्ज लिखो और चार्ज निकाल, ठीक है भाई। अभी आधा काम हो गया है। हाँ दर्शन फोटो ले लो फुर्ती से, ओके ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है तो ये आ गया दो इक्वेशन, q डैश इज माइनस q एंड q इज, और देखते हैं चार्जेस कैसे बन रहे हैं भाई, इस पे कैसे चार्जेस बने। ओके तो देखो भाई अभी कितना चार्ज आएगा, इधर तो शून्य है, इधर है स्मॉल क्यू अपना कितना आया था, क्या वैल्यू के बराबर, तो इधर हो गया क्या, इधर है माइनस क्यू मतलब माइनस कैपिटल Q, वो तो इक्वल ऑपोजिट होना ही चाहिए। यहाँ पे है भैया Q डैश कितना आया था माइनस Q, यहाँ पे भी माइनस Q, ठीक है। यहाँ पे कितना है भाई माइनस Q डैश यानी कि Q, वो तो इक्वल ऑपोजिट होना ही चाहिए। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 3Q माइनस Q प्लस Q डैश, ये था। अब वैल्यू देखो इसका कितना हो जाएगा, 3Q, दिस इज कैपिटल Q एंड दिस इज प्लस Q डैश माइनस Q, यही होगा, दिस इज Q एंड दिस इज माइनस Q, तो यहाँ पे भी Q आता है। So these are the charge distributions finally, ऐसा है 0 Q minus Q minus Q Q and Q। अभी देखो सारी चीजें साइड साइड होनी चाहिए, सारी चीजें कुछ कंसिस्टेंट होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक तो इक्वल ऑपोजिट है Q minus Q minus Q Q है, बिल्कुल है भैया। दूसरी चीज इन दोनों का चार्ज का सम, इन दोनों का चार्ज का सम 3Q होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका चार्ज कितना है Q टोटल, इसका चार्ज कितना है Q अंदर Q बाहर, टोटल 2Q, तो 3Q आ रहा है भाई। और इसका चार्ज कंजर्वेशन नहीं लगा सकते क्योंकि ग्राउंड से
ऑलराइट, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अगर सवाल में पूछा होता कि चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना चार्ज फ्लो किया, तो आंसर क्या होगा -2q, क्योंकि इस पे पहले चार्ज था 0, अभी आ गया -2q, तो जो भी फ्लो किया ग्राउंड से ही फ्लो किया है। तो चार्ज फ्लोन फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से कितना चार्ज फ्लो किया माइनस, ये भी। ओके, तो अभी सवाल को देखते हैं भाई। हाँ, ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए सही है क्या? देखो भाई, इसे चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ मिडल स्फीयर इज -q, चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ मिडल स्फीयर इज -q, बिल्कुल सही बात है भाई। इनर सरफेस ऑफ मिडल स्फीयर, मिडल स्फीयर का इनर सरफेस तो -q तो है, सही है। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर इज 2q, सही है क्या ये? बिल्कुल गलत है। चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर इज q, टोटल आउटर सरफेस आउटर स्फीयर पे टोटल 2q है, बट ये तो आउटर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर बोल रहा है, तो आउटर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर पे 2q नहीं है, इट इज एक्चुअली q। ठीक है, तो ए तो सही निकला और सी जो है वो गलत। ठीक है, हाँ, अभी कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम निकालना है। कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम कैसे निकालेंगे भाई? कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम कैसे निकालें? आसान चीज, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो देखो, आपको पता है दो कैपेसिटर बन रहे हैं, है ना, दो कैपेसिटर बन रहे हैं, तो बताइए यहाँ पे कैपेसिटर बन रहा है इनवर्ट कंडीशन में, और यहाँ पे कैपेसिटर बन रहा है इनवर्ट कंडीशन में, दिख रहा है। तो इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं, इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं, और फिर देखते हैं भाई सीरीज पैरेलल क्या है। तो ये जो कैपेसिटेंस है, दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर, इनके बीच में एक इंसुलेटर है, तो दिस इज लेट्स से C1, और ये जो है इन दोनों के बीच में दैट इज राइट। तो अभी व्हाट इज द कैपेसिटेंस C1? C1 कितना हो जाएगा भाई? फॉर्मूला याद है क्या? फॉर्मूला याद रहना चाहिए। स्फेरिकल कैपेसिटर्स का फॉर्मूला क्या होता है? व्हेन यू हैव टू स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक कैपेसिटर्स, तो उनके बीच में जो कैपेसिटर बनता है ऐसा, उसका कितना कैपेसिटेंस होता है? एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाय B माइनस A। A एंड B आर द रेडियस। अगर इनर रेडियस A है और आउटर रेडियस B है, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाय B माइनस A। याद होना चाहिए भैया, ये याद ही होगा, जिन लोगों को याद नहीं है याद नहीं। दिस इज स्फेरिकल कैपेसिटर एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। अभी चार्ज को मत देखो, चार्ज से फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज कितना भी हो, कैपेसिटेंस ओनली डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। ठीक है, तो हाँ, तो C इज एप्सिलॉन डिग्री डिवाइडेड बाय B माइनस A, ये फॉर्मूला है। तो C1 अंदर वाला कैपेसिटर ये वाला, इसका कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन AB, व्हाट इज AB? 4r रेडियस है, 6r रेडियस है, 24r स्क्वायर डिवाइडेड बाय B माइनस A, कितना हुआ भैया? 2r। तो C1 इज 12 एप्सिलॉन r। ये है पहला वाला। दूसरा वाला कितना है? एप्सिलॉन AB, इसका अंदर वाला रेडियस है 6r, बाहर वाला रेडियस है 12r, तो 72r square divided by B minus A is 6r, C2 is again 12 epsilon, right? ये तो दोनों कैपेसिटेंस आ गए इंडिविजुअल। अभी बताइए, ये जो दोनों कैपेसिटर हैं ये किसमें है? सीरीज में है या पैरेलल में है भाई? साफ साफ दिख रहा है सवाल में, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, बोलो। नेट मतलब टोटल, सिस्टम का टोटल, जितने सर्किट बना रहे हैं ना, ए सीरीज में नहीं है। सर्किट बनाओ ना तुम, अगर इसका सर्किट बनाएंगे तो सर्किट में जो नेट आएगा कैपेसिटेंस, दे आर इन पैरेलल, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि देखो, जो पहला कैपेसिटर है दैट इज बिटवीन दिस स्फीयर एंड दिस स्फीयर, यानी कि अर्थ। जो दूसरा कैपेसिटर है दैट इज आल्सो बिटवीन अर्थ एंड 3, एंड V1 इक्वल V2। मतलब इसमें नहीं चमक रहा है, सर्किट डायग्राम बनाया, मतलब ऐसा ऐसा कुछ है। देखो, लेट्स से दिस इज अपना पॉइंट 1 या V1, इस स्फीयर का जो पोटेंशियल है, अंदर वाले स्फीयर का जो पोटेंशियल है, लेट्स कॉल दैट V1। तो दिस इज V1, ठीक है, एंड दिस इज ग्राउंड, अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है। तो जो पहला कैपेसिटर है वो किसके बीच में है? इन्हीं दोनों के बीच में, V1 के बीच में और अर्थ के बीच में। यहाँ पे एक कैपेसिटर है,
मतलब this is, you can think of it as a battery. इनके बीच में एक V1 पोटेंशियल डिफरेंस का ही बैटरी बनता है। एंड जो पहला कैपेसिटर है C1, that is between 0.1 and this earthing कैपेसिटर ऐसा C1, और जो दूसरा है that one also between the same point, क्योंकि दूसरा वाला जो है उसका भी एक एंड पॉइंट तो यही है, दोनों का एक एंड पॉइंट इज कॉमन, that is the earthing वाला पॉइंट, एंड जो दूसरा एंड पॉइंट है वो इसका V1 है और इसका V3 है, and V3 is same as V1. Wait a minute, both endpoints are same, right? इसका भी एक एंड पॉइंट is earthing वाला और एक एंड पॉइंट V1, इसका भी एक एंड पॉइंट earthing वाला, एक एंड पॉइंट V3, and V1 is yes. So they are in parallel, and the equivalent, yeah, इस सिस्टम का total capacitance is 24. This is the equivalent, yeah, net capacitance of. ठीक है भैया, क्या होगा जवाब इसका? क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा इनकरेक्ट है भाई? ए तो सही निकला। चार्ज ऑन द इनर सरफेस इज -q, यस, मिलेगा। बी एंड डी बोथ आर रॉन्ग, कैपेसिटेंस इज 24 epsilon r, एंड सी इज आल्सो रॉन्ग, चार्ज इन द आउटर स्फीयर इज नॉट, मतलब उसके आउटर पे एक q है, तो बी सी डी और 4 पाई, अच्छा 4 पाई भी आता है क्या? 4 पाई एप्सिलॉन डीवी बाय बी माइनस है, याद रहने दो, दिस इज एप्सिलॉन, हाँ यस, बी माइनस ए बाय बी, ए टेंड्स टू इंफिनिटी, हाँ 4 पाई है, करेक्ट, 4 पाई का मिस हो रहा है क्या? अच्छा हाँ यस, करेक्ट करेक्ट, 4 पाई है, तो 4 पाई एप्सिलॉन डीवी बी माइनस ए, यस, तो 4 पाई अगर मल्टीप्लाई कर दोगे किधर गया अपना, हाँ बाकी सब सही है, 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, दिस 4 पाई इनटू दिस, तो कितना है 48, 48 पाई एप्सिलॉन r, also 48 पाई, तो 96 पाई एप्सिलॉन r, ये ऑप्शंस में तो गड़बड़ है, 96 पाई एप्सिलॉन, हाँ ठीक, yeah, this is the net capacitance. Individual 48 है, but total will be 96. ठीक है, के पास options are, ठीक है, this is the answer, 96 पाई एप्सिलॉन r. ठीक है भाई, तो कुछ परेशानी है तो लिख दो, चमक गया तो चैट पे यस लिख दो, और अगर कुछ परेशानी है तो अभी बोल दो भाई, ऐसे करते हैं। ठीक है, पहले वही करना है, तरीका वही है, कुछ नया नहीं था इसमें। चार्ज डिवाइड करो, पोटेंशियल एट 1 इक्वल्स पोटेंशियल एट 3 करो, एंड पोटेंशियल एट 2 को 0 करो, एंड वहां से दो इक्वेशन बोलो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, और उसके बाद कैपेसिटेंस तो बस कॉमन ही लगाना। हाँ चमक गया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तो ऐसे करते हैं, ओके, अच्छी बात है, ठीक है, तो दिस इज ध्यान। हाँ आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है। उसके बाद 21 टू 25 बच्चे में सवाल नोट करना करेक्ट में बुद्धि से लिखेंगे अपने डाउट्स। 21 से 25 21 से 25 लिखेंगे, फुर्ती से, शर्माने की जरूरत नहीं है। लिख दिया क्या भाई? ओके, देखते हैं किधर है 21, 23, 21, 21, 21, 21, 23। ओके, सो 21 एंड 23, ठीक है, 21 एंड 23, फाइन, ठीक है भाई। 21 नंबर देखो, 21 नंबर कौन सा है? ग्रेविटेशन वाला। ओके, ठीक है, ग्रेविटेशन वाला। ओके,
देखो भाई 21 वाला मुश्किल नहीं है सवाल, अगर समझ में आ गया, अगर चौंक गया तो हो जाएगा आसानी से। देखो it says 4 point muscles each are fixed at the corners of a regular tetrahedron। ठीक है, अच्छी बात है भाई, घबराना नहीं, देखिए खतरनाक शब्दों का प्रयोग भी कर दिया है। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ये क्या होता है? Distance between any two muscles is L, point O is equidistant from all the four muscles। ठीक है, तो बहुत सारी चीज निकालनी। तो पहले समझते हैं क्या है। तो 3D में फिगर बनाओ, चमकाओ। ठीक है, 3D में चमकाओ भाई। टेट्राहेड्रॉन वगैरह तो तुम्हें पता ही होगा क्या होता है, तो इतना कठिन नहीं है तुम्हारे लिए सोचना भाई। ठीक है, पढ़ते ही हैं ये सब चीजें तो रसायन विज्ञान में। ठीक है, ओके भाई। तो टेट्राहेड्रॉन, तो 4 पार्टिकल्स हैं, वहां से हम टेट्राहेड्रॉन पे पढ़ा है। कैसे बनाएंगे टेट्राहेड्रॉन को 3D में? शानदार प्रदर्शन करने वाला हूं मैं ड्राइंग का। नहीं बन रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ। ओके, काफी शानदार कलाकारी। ठीक है, तो ऐसे 4 पार्टिकल्स हैं जो ऐसे टेट्राहेड्रॉन पे खड़े हैं। ये थोड़ा लग नहीं रहा एग्जैक्टली वैसा, पर ठीक है, मान लो। ठीक है, लेंथ सेम है, तो ऑल द पार्टिकल्स ये ऐसे पड़े हैं। दिस पार्टिकल मास है, चारों कॉर्नर्स पे यहाँ पे पार्टिकल पड़ा हुआ है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इज L। तो ये तीन नीचे इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस L एंड L, राइट। कोई भी दो पार्टिकल के बीच में दूरी जो है वो L के बराबर। ठीक है, अच्छी बात। तो अपने बताइए, ये तो तुम्हें पता ही होगा भी, जो ऊपर नीचे वाले जो हैं उसको तो ऐसे मानो कि ये प्लेन में है और इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है। बड़ी आसान चीज है। नीचे वाला जो है वो इस प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसका सवाल हॉरिजॉन्टल है और ये ऊपर है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो जो चौथा वाला है वो कहां पे होगा? चौथा वाला जो है वो सीधी सी बात है, इसके सेंट्रॉइड के वर्टिकली ऊपर होगा। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है ऐसा जमीन पे, ये सेंट्रॉइड है या जी। तो सेंट्रॉइड के वर्टिकली ऊपर ही होगा ना, वो जो पॉइंट, चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट जो है टेट्राहेड्रॉन में, वो सेंट्रॉइड के वर्टिकली ऊपर होगा। और सेंट्रॉइड के वर्टिकली ऊपर कितने डिस्टेंस पे होगा ये बताएगा तुम। व्हाट इज दिस वर्टिकल डिस्टेंस? कितने वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर होगा भैया? ये टेट्राहेड्रॉन में जो चौथा ऊपर वाला पार्टिकल है वो नीचे वाले 3 के ट्राइंगल के सेंट्रॉइड से कितनी ऊपर ऊंचाई पर होगा? ए शशांक, एल से ज्यादा हो सकता है क्या? एल से ज्यादा थोड़ी हो जाएगा। एल तो साइड लेंथ है ना, तो उससे कम आएगा ना। तो बहुत ही आसान चीज है भाई, निकालने के पहले ये डिस्टेंस, ये हाइट, जो चौथा पार्टिकल है उसका हाइट निकाल लेते हैं। क्या ज्यादा रखना कर लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस? पहले तो कोई भी एक पार्टिकल से करो, ये एंगल आपको पता है 90 है, क्योंकि इमेजिन करो 3D में इतना मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए। तो सेंट्रॉइड के जस्ट ऊपर है, सेंट्रॉइड के जस्ट ऊपर है, तो मैंने उसको एक पार्टिकल से ऐसे ज्वाइन कर दिया है। तो ये लेंथ अपने वाला है L है, एंड ये लेंथ भी अपने पता है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम सेंट्रॉइड? कितना होता है वर्टेक्स का सेंट्रॉइड से डिस्टेंस इक्विलैटरल ट्रायंगल में? दिस इज रूट 3L/2 का 2/3, तो L/3 है ना भाई। ये डिस्टेंस हो जाएगा L/3, बिल्कुल मजेदार। तो ये जो हाइट h है, ये जो हाइट h है वो कितना हो जाएगा? ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, मतलब टेट्राहेड्रॉन का एक ऊपर वाला पॉइंट को ज्वाइन कर दिया एक वर्टेक्स से और सेंट्रॉइड को ज्वाइन कर दिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है इसमें अपन h निकाल सकते हैं। h क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ L² - L²/3 √2/3। बहुत ही अच्छी खबर, ठीक है। सो √2/3 L ये आ गया। पहली बात तो ये ऐसे मजे के लिए निकाल रहे हैं, मजे के लिए वैसे काम आ जाएगा सवाल में, पर फिर भी ये तो फटाफट हो जाना चाहिए। ओके, ठीक है। फिर अभी सवाल को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ओ पॉइंट भी देख लेते हैं किधर है, उसके बाद ना फुर्ती से सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये तो आ गया अपने, ठीक है। तो बस ये सेंट्रॉइड का डिस्टेंस देखा और वहां से एच निकालना। अभी ओ पॉइंट किधर क्या बोल रहा है? ओ पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल फोर मसल्स। वो पॉइंट जो वो इक्विडिस्टेंट है, चारों मासेस से इक्विडिस्टेंट है। तो कैन वी से
कि जो O पॉइंट होगा वो भी सेंट्रॉइड के ऊपर वाले लाइन पे होगा, मतलब इसी लाइन पे होगा। कैन बी से हो सकता है नहीं हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता भाई। जो 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 पॉइंट इक्वेशन फ्रॉम ऑल द 4 वर्टिसेस है वो भी जरूरी होगा, क्योंकि मतलब अगर अपन बात करें चौथे को भूल जाओ, बट व्हाट इज द लोकस ऑफ what is the locus of all the points which are equidistant from these three vertices? जब अपन ABC बात करो तो ABC are the vertices of equilateral triangle. So what is the locus of all the points which are equidistant from the vertices of an equilateral triangle? तो क्या हो जाएगा ये पूरा लाइन, all the particles on this line, इस लाइन पे सेंट्रोइड से पास होने वाला परपेंडिकुलर टू प्लेन जो लाइन है, सारे पॉइंट जो है वो ABC से तो इक्विडिस्टेंट है ही, पर अपने को D से भी इक्विडिस्टेंट चाहिए। तो वो किधर आएगा, इधर नहीं आएगा, इस लाइन पे आएगा, वो तो आना ही है, और D से भी उतना ही दूरी पर आए। तो कैसे निकालेंगे उसको, निकाल लेते हैं पहले खुद से, वैसे निकालेंगे तो है क्या, हाँ निकालेंगे तो है, निकालेंगे तो पड़ेगी। आखिरी वाले पार्ट में ग्रेविटेशन पोटेंशियल वो पूछा ना, यस पड़ेगी जरूर। हाँ तो निकाल लेते हैं, कैसे निकाले हैं, तो आई एम सेइंग दिस डिस्टेंस इज x, या तो ऊपर वाले x से ले सकते हो, ये क्या है दिस डिस्टेंस x। तो हाउ टू फाइंड x, x कैसे निकालेंगे भाई, O इज द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल, x कैसे निकालेंगे, अगेन भाई किसी की कहानी, O का डिस्टेंस बराबर कर दो, तो O का A से डिस्टेंस कितना होगा, L स्क्वायर बाय 3 प्लस x स्क्वायर, मतलब उसका स्क्वायर, दिस इज द OA का स्क्वायर, दिस इज OA का स्क्वायर इक्वल्स, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द D पॉइंट कितना है, √2/3 into L minus x, यही होगा ना भाई, ठीक है, कुछ भी इसमें खतरनाक नहीं, सिंपल गणित की चीजें हैं भाई, ठीक है। सो L स्क्वायर बाय 3 प्लस x स्क्वायर, दिस इज OA स्क्वायर इक्वल्स OD स्क्वायर, OD स्क्वायर कितना है, √2/3 h, दिस इज x, दिस इज x, so h minus x का होल स्क्वायर, √2/3 है, ठीक है, कर दो अभी कितना आ जाएगा, L स्क्वायर बाय 3 प्लस x स्क्वायर equals 2L square by 3 plus x square minus 2√2/3xl, ऐसा कुछ मस्त बनेगा, x square कैंसिल, इसको इधर ले आओ, तो ये बना 2√2/3xl equals कितना, 2L square by 3 L square by 3 L square by 3, एक L गया, x equals ये √3 आ जाएगा नीचे, और L by 2√6, ये भैया x है, this is x by L by 2√6, ठीक है। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम द सेंट्रॉइड, ओके, बहुत ही मजेदार, कुछ भी इसमें खतरनाक नहीं था। तो अभी देखो मैंने बस पोजीशन निकाला, ऐसे मजे के लिए ऐसे काम आएगा, पर ये तो खुद ही होना चाहिए, इसमें कुछ खतरनाक नहीं है, बस सिंपल ज्योमेट्री है। तो x निकाल लो पहले आर्टिकल एक्सपेरिमेंट से, और फिर एक O का पोजीशन निकाल लो, ये हो गया। अब देखो सवाल देखते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन एनी मास ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फ्रॉम अदर थ्री मासेस इज √6 gm/2, gm नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी gm स्क्वायर, ये तो डायमेंशन नहीं है, दैट इज एक्चुअली gm स्क्वायर, ठीक है, gm/2 तो डायमेंशनली ही रॉन्ग है, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पार्टिकल ड्यू टू अदर पार्टिकल्स निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे फोर्स ऑन वन पार्टिकल ड्यू टू अदर पार्टिकल्स, कोई भी एक को ले लो, ये ले लेता हूं मैं, कोई आसान लग रहा है, तो इस पार्टिकल का फोर्स ड्यू टू ऑल द थ्री अदर पार्टिकल्स। अभी 3D में सोचना पड़ेगा थोड़ा, पर तुमने गणित में भी वेक्टर पढ़ा है तो इतना खतरनाक नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या फोर्स लगेगा, इसकी वजह से फोर्स लगेगा कितना, gm² by l स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस तो यही है, gm² by l स्क्वायर इधर, इसकी वजह से कितना लगेगा, c की वजह से अगेन सेम gm² by l स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है सबकी वजह से, f इधर, और जो तीसरा वाला है b, उसकी वजह से भी gm² by l स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो तीनों जो लगा रहे हैं वो सेम ही है, तीनों जो फोर्स लगा रहे हैं भैया ABC, मैग्नीट्यूड तो f ही है, gm² by l स्क्वायर, पर डायरेक्शन अलग है। तो अभी देखो ये डायरेक्शन ऐसे चमक नहीं रहा, दिख नहीं रहा है कि क्या डायरेक्शन है और कैसे इनका वेक्टर सम करेंगे, तो बहुत ही आसान चीज है। तो देखो अभी अगर इफ यू टेक दिस एज x एंड दिस एज y एंड दिस एज z,
ठीक है, x ऐसा है, y ऊपर जाता हुआ है, y इज वर्टिकल एंड z ऐसा बाहर आ रहा है। तो अगर इन तीनों को देखो ध्यान से, तो सिंस द मैग्नीट्यूड इज सेम एंड सिंस दे आर सिमेट्रिक, मतलब ये एंगल 60 है, दिस एंगल 60, दिस एंगल 60 एंड दिस एंगल 60, राइट? सो दीस आर नॉट कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं है ये, बट इनके बीच में एंगल 60 है, दिस एंगल 60, ये एंगल भी 60 है और उधर वाला भी 60, ठीक है, एंड दे आर इक्वल मैग्नीट्यूड। तो अगर तुम ध्यान से देखो, सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि द x एंड z कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द थ्री वेक्टर्स आर कैंसिलिंग। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये चीज? x एंड z कैंसिल हो जा रहा है, इसका x इधर आएगा, इसका x इधर आएगा, इसका x इधर आएगा, तो x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली इसको अगर तुम xz प्लेन, these are not coplanar vectors, ध्यान से सुनना, these are not coplanar vectors, बट इसको xz प्लेन पे प्रोजेक्शन लो, तीनों वेक्टर्स का xz प्लेन इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, ऐसा है, xz प्लेन इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अगर तुम xz प्लेन पे इन तीनों वेक्टर्स का प्रोजेक्शन लोगे तो ये ऐसा बन जाएगा नहीं बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा नहीं बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा नहीं, ठीक है। xz प्लेन पे तीनों का प्रोजेक्शन लेंगे, this becomes like this, f 120 120 120, right? So this is the projection, सोचो थोड़ा समझाओ, this is the projection on the xz plane, ये ऐसा हो जाएगा, ये ना ऐसा हो जाएगा, तो 120 120 120, so यानी xz plane पे जो इनका प्रोजेक्शन है वो सारा कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो तुम्हें ऐसे दिख रहा है, x वाला कंपोनेंट कैंसिल और z आगे पीछे वाला कंपोनेंट, तो फिर जो नेट फोर्स होगा इज ओनली द सम ऑफ द y कंपोनेंट्स, xz प्लेन वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, तो नेट फोर्स आएगा, y वाला ऐड हो रहा है तीनों में, इज जस्ट y वाला नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स जो होगा y वाला, व्हाट इज y वाला? अभी y वाला क्या होगा? इफ यू फाइंड द एंगल दैट एनी फोर्स वाला वेक्टर मेक्स विद द वर्टिकल, वर्टिकल क्या है? dg लाइन, dg लाइन इज वर्टिकल। तो अगर अपन किसी भी मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं यहाँ पे फिगर पे, ताकि अरे भाई इधर, अरे मानने के लिए तैयार नहीं है, हाँ, ताकि तो अभी dg इज द वर्टिकल लाइन, तो अगर वी जस्ट हैव टू ऐड द y कंपोनेंट्स, तो y कंपोनेंट क्या होगा? लेट्स से कोई भी जो वेक्टर है इज मेकिंग एंगल थीटा विद dg के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है, यानी वर्टिकल के साथ, तो क्या हम से तीनों के तीनों वेक्टर सेम एंगल बनाएंगे? बोल सकते हैं, बोल सकते हैं सिमेट्री से तीनों वेक्टर जो है वो वर्टिकल के साथ सेम एंगल बना रहे हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई कि तीनों वेक्टर वर्टिकल के साथ सेम एंगल बना रहे हैं, अगर इसका थीटा है तो तीनों का थीटा है, तो अगर एंगल थीटा है तो इसका कंपोनेंट क्या होगा? वर्टिकल के अलोंग f cos थीटा, f cos थीटा, f cos थीटा, नेट फोर्स is 3 cos, ठीक है। if theta is the angle made by any of the vectors with the vertical line dg, तो फिर 3f cos theta हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अभी देखो नेट फोर्स हो गया 3f cos theta, f क्या है? एक का जो फोर्स था gm² by l, cos theta देखो, cos theta is the angle, theta is the angle between dA and dg, समझ रहा है? एंगल ADG, एंगल ADG जो है दैट इज थीटा, तो एंगल ADG is theta, this is right angle triangle ADG, तो मैं बोलूंगा व्हाट इज cos theta? cos theta क्या होगा? cos theta is nothing but h by l, दिख रहा है नहीं रहा? cos theta this by this h by l, cos theta is h by l, यानी 3gm² by l square, h by l कितना है? वहां क्या होगा? √2 by √3, तो जो नेट फोर्स आएगा इज नहीं √6 gm² by l square, तो एक कोई भी पार्टिकल पे जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा √6 gm² by l square। डायरेक्शन क्या होगा? क्या होगा डायरेक्शन? टुवर्ड्स ये इस केस में यस टुवर्ड्स द सेंट्रॉइड, towards O, not towards the centroid, towards O। अब जैसे यहाँ पे देखोगे, A पे देखोगे तो towards the centroid नहीं आएगा, इस पे ऐसा लग रहा है, इस पे ऐसा लग रहा है, ठीक है। All right, towards O। हाँ हाँ रुक जा ठीक है, ठीक है भाई, इसमें कोई परेशानी है तो बोल दो।
पहला पार्ट हो गया अपना, मतलब मेन काम हो गया, अभी 80% हो गया, अभी बचा हुआ हो जाएगा। हाँ, इसमें कोई परेशानी है तो बोल दो, और चमक गया तो चैट पे लिख दिया करो, उस पे मेरे को ढूंढना पड़ता है, मेरे को दिखता नहीं। चैट पे चमक गया तो लिख दो भैया चमक गया है, यहां तक ठीक है। तो क्लियर है, तो यही किया अपन ने, डी का पोजीशन लगाया, निकाला, पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसका पोजीशन निकाला, ओ का, और उसके बाद तो बस वेक्टर देखना है ध्यान से कि वो एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, 3f cos थीटा आ जाएगा, 3f cos थीटा cos थीटा निकालो। ओके, आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अभी तो आसान है, अभी बाकी बचे हुए आसान है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा भाई, आसान चीज है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का निकालो, ऐड कर दो। तो देखो हमने बोला फॉर्मूला माइनस जी एम एन बार पॉइंट पार्टिकल्स का पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एन बार। तो कैन बी से अभी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स है, तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स है एल, तो कोई भी दो पार्टिकल्स का कितना हो जाएगा, माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल, माइनस जी एम स्क्वायर बाय, और टोटल कितने पेयर्स बनेंगे, 6, 4c2 है ना, 4c2 6 पेयर बनेंगे भैया, टोटल 4 पार्टिकल्स है ना, तो हर पेयर का माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल, टोटल देयर आर 6 पेयर्स, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल। तो नेगेटिव नहीं भूलना है, बिकॉज बेस्ड ऑन रेफरेंस द पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, जो अपन ने रेफरेंस लिया है उस हिसाब से। तो इट इज रॉन्ग, बी ऑप्शन इज रॉन्ग, जीएम स्क्वायर बाय नहीं है, माइनस जीएम स्क्वायर बाय है, माइनस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही बात है, एक ही बात नहीं है, जो रेफरेंस लिया है उसके हिसाब से नेगेटिव ही होगा। ओके, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, आखिरी चीज पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, पोटेंशियल पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो कैन बी से सबकी वजह से, सारे 4 पार्टिकल की वजह से सेम ही होगा, कैन बी से बोल सकते हैं क्या, यस, क्योंकि इट इज इक्वल डिस्टेंस, तो इसकी वजह से कितना होगा, माइनस जी एम बाय आर, लेट्स से रेजिस्टेंस आर, तो माइनस जी एम बाय आर, इसकी वजह से भी माइनस जी एम बाय आर, माइनस जी एम बाय आर, माइनस जी एम बाय आर, क्योंकि इट इज इक्वल डिस्टेंस, यही है, तो माइनस 4 जी एम बाय आर, सबकी वजह से जी एम माइनस जी एम बाय आर है, तो इट इज माइनस 4 gm by r। एंड व्हाट इज r, ये अपन ने निकाला ही था, r का इसीलिए तो निकाला था पहले, राइट, r याद है अपन ने निकाला था, r was the distance and the distance of particle from of o from any particle, तो x निकाला था एक्चुअली अपन ने, तो r क्या हो जाएगा, h minus x, ये होगा, है भाई, h minus x, this is r, distance from any particle, h was root 2 by 3 into l, minus x was x is l by 2 root 6, तो l by root 3 कॉमन ले लो, क्या बन रहा है, l by root 3 कॉमन लेंगे तो root 2 minus 1 by 2 root 2, ये है l by root 3 कॉमन, तो root 2 minus 2 1 by 2 root 2, और दिस इज अभी बस उसको उधर रख देंगे, minus 4 gm by l by root 3 root 2 minus 1 by 2 root 2, देख लो भैया कितना गया, इसको ऊपर ले आओ, माइनस 4 root 3 gm divided by l, ये देखिए नंबर बनेगा, this is 2 root 2 into root 2 is 4 minus 1 3 and एक 2 root 2 आएगा तो root 2 कर सकता है, ये ना भाई, तो रूट 2 पर चला गया और इतना बन गया, तो अब ये नीचे रूट 3 आ जाएगा, ऊपर कितना है 8 रूट 2, हाँ तो यस, रूट 2 ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज रूट 3, अब ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर बन जाएगा 16 minus 16 gm by root 6, जो कि ऑप्शन डी है, minus 16 gm by root 6 L, so D is correct, C is wrong, B is wrong, A is also correct, but Y square आना चाहिए, ये D are A is dimensionally wrong, Y square आना चाहिए। ओके दर्शन, फोटो ले लो भाई, तो क्लियर है, कठिन नहीं सा था ये सवाल, बस फिगर बनाओ, चमकाओ
और फिगर बना के चमकाओ, एंड एक बार चमक गया तो फिर तो हो जाएगा। एक बार डिस्टेंस आ गए तो फोर्स निकल जाएगा, और कंपोनेंट ध्यान से देखना है कि एग्जैक्ट में कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, और उसके बाद तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल प्लस फॉर्म हो रहा है। ओके, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है, और बोला था लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 सबको क्लियर है? ओके, 22, हाँ 22 ठीक है, इजी है। B R equals V equals I R omega. 23 ऑसिलेशंस, ठीक है भाई। 23 देखो मैं आया 23 है नहीं, देखने में तो वॉइस ऑफ मिनट है, पर 2-2.5 मिनट के अंदर वाला है। डराने आता है मतलब बड़े बड़े लगते हैं, वॉइस ऑफ, पर ये कुछ खतरनाक नहीं, डरना नहीं। देखो भाई, सो ठीक है, ऐसा बोल रहा है कि एक हाँ मास एंड लेंथ का रॉड है, जैसे हिंज से ऊपर वाले पॉइंट पे चार पार्टिकल ऑफ मास एंड चार्ज क्यू नीचे फिक्स है। अभी रॉड ऑसिलेशन कर रहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड रिलीज, तो इट इज डूइंग ऑसिलेशन। अपने को टाइम ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, राइट। ऑप्शन ए देखो, इफ अ चार्ज क्यू इज फिक्स्ड टू द हिंज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन विल बी दिस। देखो तो पर हाँ काफी कॉमन सवाल है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ है भाई कि ये अपना रॉड है, एम मास का एल लेंथ का रॉड, बहुत ही मजेदार, इधर हिंज का वर्क है, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, एम मास का चार्ज क्यू, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, एम मास का एल लेंथ का रॉड है और एम मास का चार्ज क्यू का पार्टिकल है, इधर है, एंड दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। और अभी क्या होगा, ऑप्शन देखो, एक एक ऑप्शन पे हम लोग बोलेंगे, एक एक करके सारे चेक करने पड़ेंगे। if a charge q is fixed to the hinge, the angular frequency is this. बोला हिंज में भी एक और चार्ज रख दिया, अलग है, अलग है। ये यहाँ पे तो है ही है, ये तो फिक्स है ही है, ये तो हर पार्ट में है ही है। बट ऑप्शन ए में यहाँ पे हिंज पे भी एक चार्ज q रख दिया है। ओके, तो हिंज पे भी अगर चार्ज q रख दिया है तो अभी इसका ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो बहुत ही आसान चीज है। देखो एंगुलर सिस्टम हो रहा है, तो एंगुलर सिस्टम में ये करना होता है, बस टॉर्क लिखो, टॉर्क शुड बी ऑफ द फॉर्म माइनस k थीटा, ये निकाल लो, और क्या आ गया तो ओमेगा इज रूट k बाय i, वेयर i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बस वही करना है, टॉर्क लिखना है। तो अभी सिस्टम पे फोर्सेस क्या है? सिस्टम मतलब कौन है? अपना सिस्टम, अपना सिस्टम है जो ऑसिलेट कर रहा है। कौन ऑसिलेट कर रहा है? ये रॉड प्लस पार्टिकल, ऊपर वाला पार्टिकल अपना सिस्टम नहीं है ना, अपना सिस्टम है रॉड प्लस नीचे वाला पार्टिकल, ठीक है। सिस्टम इज रॉड प्लस नीचे वाला जो पार्टिकल, ठीक है। तो रॉड प्लस नीचे वाले पार्टिकल पे एफबीडी देखो, सबसे पहले तो वही करना होता है, एफबीडी कहानी। व्हाट इज द फ्री बॉडी डायग्राम इस सिस्टम पे, रॉड प्लस पार्टिकल सिस्टम पे? हिंज फोर्सेस लगेंगे, उनका कोई रोल नहीं है, पर ऐसे ही बताने के बता रहा हूं, बुरा मान जाएंगे। हाँ भाई, तो हिंज फोर्सेस एफएचएफबी ये है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट जो भी है, ठीक है। और क्या लग रहा है? इस पे एफजी लग रहा है, इधर की तरफ, इस पे एनर्जी लग रहा है, दोनों का एनर्जी लेना भूलना नहीं, इधर की तरफ। एंड देयर इज वन मोर फोर्स, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी लगेगा, इधर इधर, बिकॉज़ ऑफ फोर्स Fe, तो दैट इज अलोंग द रॉड। यही फोर्स लग रहा है 5, 2 mg, एक Fe, ये दो ही फोर्स। तो अभी अगर मैंने कहा टॉर्क लिखेंगे, तो कौन कौन सा फोर्स जो है उसको टॉर्क दे रहा है? अबाउट O के अबाउट टॉर्क लिखेंगे, टॉर्क अबाउट O। तो O के अबाउट टॉर्क क्या आएगा भैया? कौन कौन से फोर्सेस को टॉर्क दे रहे हैं अबाउट O? हिंज फोर्सेस का टॉर्क तो हमेशा 0 होता है, एचएफई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का टॉर्क भी 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द रॉड, ऐसे लगेगा ना रिपल्सिव, तो हमेशा रॉड के अलोंग ही लगेगा। तो अगर हमेशा रॉड के अलोंग लगेगा मतलब क्या? इसका टॉर्क मतलब है 0 अबाउट O, क्रॉस कर रहा है साइन, तो इस दोनों का 0, इसका भी 0, केवल एनजी का टॉर्क है। एनजी का टॉर्क कितना आएगा? दिस एंगल थीटा, स्मॉल एंगल, तो कितना हो जाएगा? इस एनजी का टॉर्क कितना है? एनजी L/2, ठीक है, एनजी L/2 is the distance, angle is theta, this angle is theta, angle between r vector and f vector, एनजी का एंगल। तो इस एनजी का टॉर्क ये होगा mg * L/2 दिस एंगल। नीचे वाला एनजी का टॉर्क क्या होगा? mg into L, डिस्टेंस जो है हिंज से, इस L
एंड अगेन एंगल बिटवीन आर एंड एस इज थीटा। डायरेक्शन देखना है क्या, भूलना नहीं है, सेम है क्या अलग है, सेम ही है। दोनों एमजी का टॉर्क इज क्लॉकवाइज, इस एमजी का टॉर्क भी आर क्रॉस एस एज अ क्लॉक, इसका भी आर क्रॉस एस, डायरेक्शन भूलना नहीं। तो बस टॉर्क आ गया 3/2 mgl sin theta for small angles, small angle approximation ले लेंगे तो हो जाएगा 3/2 mgl। So we have proved कि torque is proportional to theta and there is a negative sign obviously क्योंकि torque है clockwise और displacement है anticlockwise। तो right, so यानी कि torque is proportional to minus theta, तो motion is as a chain and this is our k, ये है अपना torque constant। ठीक है, अभी ओमेगा पूछा है, ओमेगा क्या होता है, रूट के बाय आर, बिल्कुल यही होता है रूट के बाय आर। व्हाट इज के, पता लग ही गया, 3/2 mgl डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ प्रेशर कितना है, भूलना नहीं है, सिस्टम का मोमेंट ऑफ प्रेशर रॉड का एनर्जी स्क्वायर बाय 3, पार्टिकल का भूल मत जाना, पार्टिकल का ये है एनर्जी स्क्वायर, एनर्जी स्क्वायर बाय 3 प्लस एनर्जी स्क्वायर 4/3 एनर्जी स्क्वायर, यही होगा रॉड का स्क्वायर बाय 3, पार्टिकल का स्क्वायर 4/3। एम एल गया, क्या आया भाई, ओमेगा इज रूट ऑफ 9g/8 है, 9g/8 है, जो कि ऑप्शन ए देखो सही है क्या, बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो 9/8 बोल रहा है तो भाग ले दो, 9/16 into 2 3/4 रूट 2g/, ये तो है सेंटर, तो सही है, ऑप्शन है सही, 3/4 रूट 2g/l, तो ऑप्शन ए सर। ठीक है, तो बस ये करना था, टॉर्क देखो और रूट के बाय का। सही बात, if a charge minus q is fixed to the hinge, the period of oscillation is this। तो अभी ऑप्शन बी में q की जगह माइनस क्यू कर दिया। मेरे को बताओ, अगर हिंज पे q की जगह माइनस क्यू है तो टाइम पीरियड, ये प्लस क्यू में अपन ने ये निकाला ओमेगा इतना है, राइट। अगर प्लस क्यू की जगह ऊपर हिंज पे माइनस क्यू है तो जो टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा या बदल जाएगा। हिंज पे प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू है तो सेम रहेगा टाइम पीरियड और ओमेगा जो अभी निकाला, या बदल जाएगा। बोलो भाई, सेम अलग सेम अलग सेम अलग, सेम रहेगा कि बदल जाएगा, ये सोचने लग गए। आज तक सोचने वाला सवाल किया है क्या भाई, सोच क्या रहे हो। जवाब नहीं आ रहा है किसी का भी, इतनी शांति कैसे हो गई एकदम से। क्यू की जगह माइनस क्यू है तो ओमेगा सेम रहेगा या बदल जाएगा। अरे भाई, प्रशांत ने दिया है काफी देर बाद जवाब, सेम रहेगा, जो कि बिल्कुल सही है प्रशांत। यस, बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि क्या होगा, अगर क्यू की जगह माइनस क्यू है तो बस क्या फर्क पड़ेगा, जो एफ है उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, एफ का डायरेक्शन ऐसे होने के बजाय ऐसे हो जाएगा, और एफ के डायरेक्शन से वो लेना देना है क्या, फर्क ही नहीं पड़ता। एफ का टॉर्क तो वैसे ही ऐसे में भी जीरो था, ऐसे में भी जीरो है, वही एमजी का टॉर्क आएगा, इस एमजी का टॉर्क आएगा, और टॉर्क सेम रहेगा, मोमेंट प्रेशर सेम रहेगा, तो फर्क पड़ेगा ना, बस एफ का डायरेक्शन बदल गया है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेकंड में टाइम पीरियड पूछा है तो सेम ओमेगा ये रहेगा, तो 2 पाई ओमेगा कर दो, 2 पाई ओमेगा इज 8/3 रूट एल बाय 2। यस करेक्ट, ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट। तो ए एंड बी दोनों में ओमेगा और टाइम पीरियड सेम ही होगा। अरे भाई, फिर से अंधेरा छा गया, आज काफी अंधेरे वाला दिन है, उजाला करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो उजाला हुआ। हाँ, फोटो ले ले भाई दर्शन, आगे बढ़ेंगे। हाँ ओके ठीक है, तो अभी सीएनडी देखते हैं, सीएनडी में क्या हो रहा है। सीएनडी में वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड,
अभी पार्टिकल नहीं रखा है हिंज पे कोई, बल्कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। तो अब देखते हैं क्या होगा। अभी बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है mg/q इज स्विच्ड ऑन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, दोनों सेम में सेम चीज है। तो mg/q इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है नीचे की तरफ mg/q के बराबर। तो होगा एफबीडी में कैसे चेंजेस होंगे, एफबीडी में क्या बदलाव होगा भाई, बाकी तो सेम ही रहेगा। mg दर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी हट जाएगा, देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा बट दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा और किधर लगेगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है mg/q। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा QE वो अभी mg के बराबर ही लगेगा। और किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, है कि नहीं, बिल्कुल सही बात। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज QE, तो वो mg के बराबर लगेगा नीचे का। तो यहाँ पे mg के साथ साथ एक और एक mg आ जाएगा, 2mg आ जाएगा। ये चीज समझी कि नहीं, बाकी तो वैसा का वैसा रहेगा। इसका mg लगेगा नीचे, इसका mg लगेगा, एंड इस पे एक और फोर्स आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड भी mg है और उसका डायरेक्शन नीचे ही है। तो इस पे टोटल पार्टिकल पे टोटल 2mg है ना, mg ग्रेविटेशनल फोर्स और mg इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अभी टॉर्क देखो, अभी टॉर्क को तो अभी इसका टॉर्क आएगा, तो अभी टॉर्क कितना हो जाएगा, आइए ऊपर वाले का mgl/2 mgl/2 sin थीटा, और इसका जो है दैट इज 2mg l sin थीटा। यही है, डायरेक्शन तो सेम ही है दोनों का, mgl/2 sin थीटा प्लस 2mgl sin थीटा व्हिच इज 5/2 mgl। sin थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लेंगे, डायरेक्शन नेगेटिव है तो माइनस का। तो अभी इन दिस केस k becomes 5/2 mgl, पहले 3/2 mgl था, अभी 5/2 mgl हो गया। तो ओमेगा निकालना है, रूट k बाय l कर दो, रूट ऑफ 5/2 mgl डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वही रहेगा 4/3ml², ml कैंसिल, ये आ जाएगा रूट 15g/3। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो गलत है, राइट, पर ऑप्शन डी सही है क्योंकि टाइम पीरियड पूछा है उसने। तो टाइम पीरियड इज 2π/ω, दिस इज इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 रूट 15g/2l, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 1/2 रूट 15g/2l, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो होगा 2π/ω इज 4π रूट 12। तो ऑप्शन डी ए बी एंड डी है। ठीक है भाई, सारे पार्ट चमक गए तो चैट पे लिख दो कि भाई चमक गया है, लिख दो। जिन जिन का भी डाउट था फुर्ती से लिख देंगे, बहुत बढ़िया दर्शन। जिन जिन का भी डाउट था फुर्ती से लिख देंगे, ठीक है। तो बस ये करना है, टॉर्क लिखो और टॉर्क लिखो और टॉर्क लिख के बस के निकालना है, और के निकाल के बस रूट k/i कर देंगे तो अपना आ जाएगा, राइट। पहले केसेस में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टॉर्क में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा था और लास्ट में कर रहा था, ठीक है। ओके, ठीक है, 23 हो गया है, 24 25 तो सबने कर ही लिया होगा, बहुत ही आसान सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। ओके, तो मोटर कंटेक्ट समाप्ति। उसके बाद अगला वाला जो है दैट इज मैचिंग वाला। तो मैचिंग वाला थोड़ा अजीब सवाल था, अजीब का मतलब 1-to-1 मैचिंग। उस तरह के सवाल यूजुअली एडवांस में पूछे नहीं जाते हैं, मेंस में कभी आ सकता है, मतलब लंबा नहीं आएगा, छोटा सा ही आएगा, पर मैचिंग वाला आएगा। एडवांस में मैचिंग वाला आएगा तो वो वही मोर देन वन मैचिंग वाला PQST वाला आएगा। तो इसमें तो काफी अपना काम आसान हो गया है। अगर तुम एक या दो, चारों निकालने की तुम्हें जरूरत नहीं, एक या दो निकालोगे तो दो निकालोगे तो इसमें दिख जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो एडवांस में शायद नहीं आए इस तरह का, मेंस में आ सकता है, एडवांस में आएगा तो वो PQST वाला पूछेगा। ऐसा 1-to-1 मैचिंग का चांसेस कम है, ठीक है। फिर भी एनीवे तो इसका एक एक पार्ट में क्लियर होना चाहिए। टेस्ट में तो शायद एक या दो पार्ट करके भी अपना ऑप्शन बता गया होगा कौन सा आना चाहिए, पर घर पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब लोगों ने ट्राई किया होगा एटलीस्ट सारे पार्ट्स जो थे। तो हाँ, तो अभी मैचिंग में बोलिए
सबसे पहले कौन कौन से डाउट हैं पूर्ति से बताइए, पूर्ति से लिखिए। और कोई एक एक पार्ट डाउट है तो वो भी लिख सकते हो, पूरा डाउट है तो लिख सकते हैं, अगर मान लो किसी का एक पार्ट डाउट है तो वो भी लिख सकते हैं, वो भी लिखो, क्योंकि वही एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। कोई इंडिविजुअल पार्ट डाउट है तो वो भी लिख सकते हैं भाई, पूर्ति से लिखेंगे। हाँ भाई ओके। 26 काफी लोगों का डाउट लग रहा है। 28 का ये क्या लिखा है, एस। ओके 26 डिस्कस करते हैं भाई। सबसे पहले 26 काफी लोगों का डाउट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पूर्ति से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 में इसने अपने को मैच करने बोला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी बताना है सारे केस में, ठीक है। तो जो पहला केस है, ठीक है, जो पहला केस है उसमें क्या है, पहला केस में भी है क्या था, हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस नहीं स्फीयर ऑफ रेडियस ए, हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस ए। तो पी वाला देखते हैं सबसे पहले। पी वाले में भी है हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस ए और उसका पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो उससे पहले ये देखो, इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला यूज होगा जो तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं तो इसका कोई भी पार्ट शायद ना हो। दैट इज सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो यूजुअली जो अपन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं ना भाई, यूजुअली जो अपन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो दो ऑब्जेक्ट से बीच में निकालते हैं, दो पार्टिकल, दो पॉइंट पार्टिकल्स हैं, या एक पार्टिकल और एक रिंग है, एक रिंग और एक स्फीयर है, दो स्फीयर है, उनके बीच में निकालते हैं। पर यहाँ पे अगर अपने पास केवल एक आइसोलेटेड स्फीयर है, ठीक है, केवल एक आइसोलेटेड हॉलो स्फीयर, ठीक है, तो अगर केवल एक आइसोलेटेड हॉलो स्फीयर या आइसोलेटेड सॉलिड स्फीयर है तो उसका भी पोटेंशियल एनर्जी होगा। किसके साथ? खुद के साथ। खुद के साथ का मतलब क्या है कि देखो, अगर अपने पास कोई हॉलो स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर है तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, राइट। अगर अपने पास ऐसा कोई हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर है, जैसे हॉलो स्फीयर, तो अभी हॉलो स्फीयर में बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, राइट। तो अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो इन पार्टिकल का आपस में पोटेंशियल एनर्जी होगा, वर्क नहीं होगा। इन पार्टिकल्स का आपस में पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा, राइट। तो अभी निकालना विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ऐसे निकालेंगे नहीं पहले। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल का दूसरे के साथ निकालना है। तो दिस इज पार्टिकल 1, इस पार्टिकल का इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ। तो ऐसा हर पार्टिकल का और दूसरे पार्टिकल के साथ कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, right? So there is some potential energy of this hollow sphere. Similarly, solid sphere है तो उसका भी कुछ potential energy है। तो या फिर you can say understand this, ऐसा बोल सकते हैं कि energy required to create this sphere, अगर ऐसा Q चार्ज का R रेडियस का solid sphere बनाना है या Q चार्ज का R रेडियस का hollow sphere बनाना है, तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा या कितना एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे अपन फ्लूइड्स में भी करते थे भाई कि अगर कोई आर रेडियस का सोप बबल बनाना है, ब्लो करना है, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो दैट इज द एनर्जी ऑफ द सोप बबल या एनर्जी ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर आर रेडियस का स्फीयर पे क्यू चार्ज डालना है, बनाना है ऐसा, तो उसको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, राइट। तो इसको अपन सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, राइट।
तो सेल्फ खुद की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हॉलो या सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो खुद ही की वजह से इसके खुद के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसका सेल्फ खुद का पोटेंशियल या खुद का इंटरेक्शन। तो अगर हॉलो स्फीयर है, अगर हॉलो स्फीयर है भाई, राइट, तो अगेन जैसा अभी मैंने बताया, अगर क्यू चार्ज का आर रेडियस का, क्यू चार्ज का आर रेडियस का हॉलो स्फीयर बनाना है, ठीक है, हॉलो स्फीयर है, तो मतलब आर रेडियस के सरफेस पे अपने को अगर क्यू चार्ज डालना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना एनर्जी देना पड़ेगा। अभी इसका मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, अगर तुम चाहो तो मैं भेज सकता हूं, पर इतना काम का नहीं है, अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लोगे तो ज्यादा, ठीक है। तो डायरेक्टली रिमेंबर कि कोई अगर हॉलो स्फीयर है आर रेडियस का और क्यू चार्ज दे रहे हैं, तो उसका आपस में खुद का जो इंटरेक्शन एनर्जी होगा, दैट इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, kq square divided by 2r. This is the self energy, potential energy या interaction energy of a hollow sphere of charge q and radius r, या फिर work required to create this. अगर ऐसे भी दूसरे सवाल में work required to create a sphere of radius r and उसमें charge q डालना है, तो कितना work करना पड़ेगा, तो this is the work, या this is the energy, kq square by 2r, ठीक है। Similarly अगर solid sphere है भाई, सेम आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर है और उस पे चार्ज क्यों डालना है थ्रू आउट द वॉल्यूम, यहाँ पे तो अपन केवल सरफेस पे चार्ज डाल रहे थे, थ्रू आउट द वॉल्यूम अगर चार्ज डालना है, राइट, देन व्हाट इज द ये वर्क डन, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, 3 kq स्क्वायर बाय, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर के लिए इट इज kq स्क्वायर बाय 2r, एंड सॉलिड स्फीयर अगर थ्रू आउट द वॉल्यूम अगर चार्ज देना है q चार्ज r रेडियस का, तो इट इज 3 kq स्क्वायर बाय 5r इज इंटरेक्शन एनर्जी या वर्क रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है, तो ये याद रखो, यानी कि उसका खुद के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है हॉलो स्फीयर का kq स्क्वायर बाय 2r, और सॉलिड स्फीयर का खुद के साथ जो है दैट इज 3 kq स्क्वायर बाय 5r, ठीक है। अरे फोटो ले ले दर्शन, आगे बढ़ते हैं अब हाँ, अब ये याद रखो, अभी सवाल इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो हॉलो का kq स्क्वायर बाय 2r एंड सॉलिड का इंटरेक्शन एनर्जी खुद के साथ इज 3 kq स्क्वायर बाय 5, सेल्फ इंटरेक्शन एनर्जी इज कॉल्ड, ठीक है। हाँ भाई, अब देखते हैं पी वाला, देखो पी वाले में क्या था, क्या था पी वाले में, मैं भूल गया हूं, सामने दिख नहीं रहा है, लैपटॉप बंद हो चुका है। तो पी वाले में भी had ये था, हाँ, बस आइसोलेटेड हॉलो स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज क्यू रेडियस है, दैट्स इट, दिस इज पी, ठीक है, यही था, आइसोलेटेड हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज क्यू एंड रेडियस है। तो बस इसका पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, अभी अपन ने देखा खुद ही की वजह, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, तो खुद ही के साथ इंटरेक्शन करना है, खुद ही के साथ इंटरेक्शन करना, तो kq स्क्वायर बाय 2r या 2a, तो q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a, दैट इज द आंसर ऑफ p। तो तुम देख सकते हो जो भी ऑप्शन है, मुझे याद नहीं कौन सा ऑप्शन है, q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a इज पी वाले का आंसर, डायरेक्ट, सबसे सिंपल, हॉलो स्फीयर का डायरेक्ट खुद की वजह से, ठीक है। फिर क्यू में क्या था, क्यू में क्या था भाई, क्या था क्यू में भी हैड, हाँ, हॉलो स्फीयर, और हॉलो स्फीयर के सेंटर पे एक माइनस क्यू, ये माइनस क्यू चार्ज था, हाँ, तो एनी फर्क नहीं पड़ता है, क्यू स्क्वायर हो रहा है तो वो स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। सो हाँ, माइनस क्यू चार्ज था, और माइनस क्यू चार्ज हॉलो स्फीयर पे, और सेंटर पे देयर इज अनदर माइनस क्यू चार्ज, minus q charge, and the center पे there is another minus q charge, right? And what is the radius? Hollow sphere area, hollow area. What is the radius? कितना था radius? कितना था? यही है या कुछ और है? ये कितना है भाई?
5a/2, ठीक है। तो अभी थोड़ा बदल गया है, वहां पे तो आइसोलेटेड हॉलो स्फीयर था, यहाँ पे हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज -q है, रेडियस 5a/2, बट आइसोलेटेड नहीं है, एक और -q चार्ज है। तो अभी ये टू पार्टिकल जैसा हो गया है ना, तो टू पार्टिकल जैसा या जो भी मान लो। तो अभी अपन जब भी मल्टी पार्टिकल सिस्टम होता है, अपन क्या करते हैं, हर पेयर का पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, है ना, हर पेयर का पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो क्या होगा, पहले तो इसका खुद के साथ, है ना, u सेल खुद के साथ प्लस u ऑफ स्फीयर विद पार्टिकल, ठीक है, u ऑफ स्फीयर सेल प्लस u ऑफ स्फीयर पार्टिकल, ठीक है, खुद के साथ स्फीयर का और स्फीयर का फिर पार्टिकल, ठीक है, समझे। तो खुद के साथ कितना होगा, खुद के साथ तो वही होगा, अपन ने पढ़ा फॉर्मूला kq²/2r, तो -q है चार्ज बट स्क्वायर कर रहे हैं, तो kq²/2 इनटू रेडियस, व्हाट इज द रेडियस, 5a/2, तो kq²/5 है ना भाई, ऑलमोस्ट kq²/2r, 2r मतलब 5a/2 प्लस पार्टिकल के साथ। अभी पार्टिकल के साथ कैसा होगा, पार्टिकल के साथ स्फीयर, हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, तो ये तो बचपन से लिखना आता है, ये क्या लिखेंगे, -q इसका चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर एट दिस पॉइंट, तो -q चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर एट दिस पॉइंट क्या होगा, दिस इज अ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है सेंटर पे, kq/R यानी k by रेडियस, k -q by रेडियस इज देखो ना, पार्टिकल के साथ ये तो इसमें कुछ नया नहीं है, तो वही कहानी पुरानी है, ठीक है। तो इसका चार्ज -q इनटू इसका पोटेंशियल यहाँ पे दैट इज k -q by स्मॉल r रेडियस, दैट इज कैपिटल रेडियस, कितना हो गया, kq²/5a, ये प्लस हो जाएगा kq²/5a, तो 3kq²/5, this is what we have, 3kq²/5a, यानी कि वही 3q²/25 जो भी आएगा, 3q²/25 एप्सिलॉन नॉट a, ये है जवाब, ठीक है, 3q²/25, ठीक है, ये हो गया। तो दिस इज द टोटल इंटरेक्शन एनर्जी। आर में क्या था, केवल एक सॉलिड स्फीयर है, देखा जाए केवल एक सॉलिड स्फीयर है, चार्ज q दे दिया है और रेडियस a है, देखा भाई, सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज q एंड रेडियस a, ठीक है, आइसोलेटेड सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज -q, अच्छा चार्ज -q, जैसे q क्योंकि अपन इंटरेक्शन एनर्जी निकालना है तो सही आएगा, तो -q एंड रेडियस है। तो अभी पढ़ा भाई, खुद की वजह से, इसमें तो सेम की है बस, तो खुद की वजह से कितना हो जाता है, 3kq²/5a, यानी कि q²3q²/25 सेम ही आ गया, अरे वाह, 3q²/25 एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। तो खुद के साथ ही है, सेल्फ के साथ 3q²/25, एक्स आखिरी, हाँ ये वाला थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इसमें सब कुछ है भाई, इसमें पहले एक सॉलिड स्फीयर है, थोड़ा छोटा होगा ताकि लिखने की जगह कम ना पड़े, तो पहले एक सॉलिड स्फीयर है, चार्ज -q और रेडियस a, और फिर एक शेल यानी हॉलो स्फीयर है और चार्ज -q एंड रेडियस 2a, ऐसा ही है ना भाई, q एंड -q एंड रेडियस a, -q एंड रेडियस 2, राइट, अंदर वाला सॉलिड, बाहर वाला हॉलो। यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे, कितने पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे तो केवल सेल्फ वाला था, यहाँ पे भी केवल सेल्फ वाला था, है ना, यहाँ दोनों में केवल सेल्फ वाला था, यहाँ पे दो पेयर बने, सेल्फ प्लस स्फीयर का पार्टिकल के साथ, कितने बनेंगे, बिल्कुल सही बात है, 3 बनेंगे, क्योंकि सॉलिड स्फीयर का सेल्फ, हॉलो स्फीयर का सेल्फ, और सॉलिड और हॉलो का आपस में भी तो आएगा एक, उसको नहीं भूल जाना है, ठीक है, तीन टर्म बनेंगे, राइट, तो ये u1 सेल्फ
प्लस U2 सेल्फ प्लस U1 आपस में जो इंटरेक्शन है। तो U1 सेल्फ, व्हाट इज U1 सेल्फ? अंदर वाले का खुद के साथ, अंदर वाला कौन है? सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर क्या हो जाता है? 3kq² बाय 5a। बिल्कुल सही है। U2 सेल्फ, U2 बाहर कौन है भाई? ये है हॉलो। तो हॉलो का खुद के साथ क्या होता है? kq² बाय 2a, 2 टाइम्स रेडियस, रेडियस इज 2a, तो kq² बाय 4a। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, रेडियस 2a है उसका। और हाँ, अभी आखिरी वाला कैसे लिखेंगे? गलती नहीं करना है। आखिरी वाला कैसे लिखेंगे बताओ? हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का आपस में इंटरेक्शन एनर्जी कैसे लिखेंगे? अगेन भाई, एक का चार्ज इनटू दूसरे का पोटेंशियल, बट देखना पड़ेगा पोटेंशियल शुड बी कांस्टेंट। तो अभी अपना काम आसान हो गया। तो देखो, अगर मैं इसको लिखूं चार्ज ऑफ द सॉलिड स्फीयर, ये क्या है? -q से चार्ज ऑफ सॉलिड स्फीयर into the potential of the hollow sphere at the location of the solid sphere। तो जो solid sphere है, ध्यान समझना, जो hollow sphere है, can we say hollow sphere की वजह से at every point inside the solid sphere potential सेम होगा? हो सकते हैं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। hollow sphere की वजह से जो पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट पे इनसाइड द सॉलिड स्फीयर वो सेम ही होगा। कितना? k -q by 2a। So the total interaction energy is also the total charge -q into k -q by 2। अगर अलग-अलग पॉइंट्स पे अलग-अलग होता तो गड़बड़ हो जाता। अलग-अलग पॉइंट पे अलग-अलग होता तो फिर भाई गड़बड़ हो जाता, तो फिर अलग-अलग पॉइंट का अलग-अलग लिख के डी भी लिख के ऐड करना पड़ता। पर काम आसान हो गया क्योंकि हॉलो स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल है एट एवरी पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर सेम। तो बस अभी हो गया। अरे भाई गाड़ी इतना हल्ला कर रही है बाहर। तो कितना हो गया? जोड़ दो। दिस इज 12 by 20, 5 by 20 and 10 by 20, 27 by 20 ऐसा भी था। 12 20 प्लस 5 एंड 10, 27 kq² बाय 20। तो दिस इज 27 q² बाय 85 epsilon naught। ठीक है, 27 q² बाय 85 epsilon naught। ठीक है, आ गया सारा। तो वो सेल्फ की वजह से बस केवल q² बाय 85 epsilon naught है, ये सेल्फ प्लस पार्टिकल के साथ 3q² बाय 25 epsilon naught है, और ये वाला 3q² बाय 25 epsilon naught है, और ये 27 बाय 6। तो ये सभी का डाउट था भाई। चमक गया तो लिख लो, मतलब चमक गया तो चैट में लिख दो भाई चमक गया है। कोई परेशानी है तो बोल दो। जिन जिन का भी डाउट था भाई, क्लियर है ना? फुर्ती से रिप्लाई करो। ओके, तो याद रखना वो हॉलो स्फीयर का सेल्फ इंटरेक्शन एनर्जी और इसका सेल्फ इंटरेक्शन एनर्जी सॉलिड का। ठीक है, kq² बाय 2a 2r एंड 3kq² बाय 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 26 इज डन। 27 28 29 30 में कोई पार्ट भी है तो बोल सकते हैं भाई। कोई पार्ट इंडिविजुअल है तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं अपन। (28s) ओके, 28s 28 कौन सा वाला है? ऑसिलेशन वाला है क्या? ऑसिलेशन वाला ना, ऑसिलेशन वाला एस कौन सा पार्ट है? एस, अच्छा वो फ्लूइड वाला, गलत। ऑसिलेटिंग का फ्लूइड। क्यों दर्शन भाई है क्या? वो जो ब्लॉक फ्लूइड में ऑसिलेट कर रहा है। 28s कौन सा है? हाँ ठीक है, ओके फाइन। ओके, सो 28s ब्लॉक फ्लूइड में ऑसिलेट कर रहा है, तो दैट इज नॉट डिफिकल्ट। उसमें ऐसा ही कुछ है कि भाई वी हैव अ ब्लॉक ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी हाफ,
ठीक है, हाफ उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है और वो ऐसे फ्लोट कर रहा है लिक्विड के अंदर, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हाफ, तो ऐसे लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस किया और ये ऑसिलेट करने लग गया, तो टाइम ग्राफ ऑसिलेशन निकालिए, ठीक है, आसान चीज। एंड साइड लेंथ इज एलिमेंट, साइड लेंथ एल है तो ये ऑसिलेट कर रहा है, तो निकालिए। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे भाई, हमेशा ऑसिलेशन में यही करते हैं, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम अपने को पता है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, द वॉल्यूम सबमर्ज्ड divided by the volume of the object. This is the volume submerged divided by the volume of the object is equal to the length submerged divided by the length of the object. ये बना, right? Volume submerged divided by the volume of object, यानी fraction of volume submerged, या फिर equal to the fraction of the length submerged is rho p by rho x. Density, this rho p is the density of the body, density of the object. Rho x is the density of the fluid. और ये कितना करना है, 1/2 प्लस ग्रेविटी था। तो इक्विलिब्रियम में ये है, यानी कि इक्विलिब्रियम में द लेंथ सबमर्ज्ड इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इक्विलिब्रियम में ऐसा है L/2 अंदर L/2 बाहर, राइट, क्योंकि रो भी बाय खा दिया है सभी ग्रेविटी आपको। फिर अपन ने क्या किया, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये है मीन पोजीशन। अभी अपन ने क्या किया, मीन पोजीशन से x नीचे डिस्प्लेस कर दिया, मीन पोजीशन से इसको x नीचे डिस्प्लेस कर दिया, ये कितना हो जाएगा भैया, L/2 प्लस x, ये कितना हो जाएगा भैया, L/2 माइनस, है ना, ये हो गया L/2 प्लस x नीचे डिस्प्लेस किया मीन से, और ये हो गया L/2। तो अभी अपने को टाइम का ऑसिलेशन निकालना है, कैसे करेंगे, वही लीनियर एक्वेशन में नेट फोर्स लिखेंगे, क्या क्या फोर्स लग रहा है इस पे, mg नीचे Lv, ठीक है। तो द नेट फोर्स अभी इस पोजीशन में नेट फोर्स क्या लिखेंगे, mg माइनस Lv, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इज टेकन फॉरवर्ड, तो mg माइनस Lv, तो mg तो वही है रो बी Alg, A is the area of projection, L is the length, तो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एरिया, लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया इनटू g माइनस Fb, पॉइंट फोर कितना हो जाएगा, रो f इनटू volume submerged. What is the volume submerged? Area into L/2 plus x. Density of the fluid into volume submerged. Volume submerged is area into length L/2 plus x, जो है अंदर। अभी देखो फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रहा है, चमक रहा है, दिस इज रो बी Alg माइनस रो f Al/2g माइनस रो एफ, है ना, और ये फर्स्ट टर्म क्या करोगे क्या करें, क्योंकि रो बी इक्वल टू रो एफ बाय 2 दिख रहा है यहां पे अपने को, रो बी इक्वल टू रो एफ बाय 2, तो रो बी को डाल देंगे रो एफ बाय 2, तो रो एफ बाय 2 Alg माइनस रो एफ बाय 2 Alg, ठीक है। तो नेट फोर्स आ गया माइनस रो एफ Ag इनटू x, तो नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x, ये आ गया अपना फोर्थ कांस्टेंट रो एफ Ag। टाइम ऑफ ऑसिलेशन का क्या करेंगे, 2 पाई रूट m बाय k, ये अपना k है, मुझे पता है, तो 2 पाई रूट m बाय k, m क्या है, मास भाई ब्लॉक का, रो बी Al, ये लिखेंगे मास, तो रो बी Al डिवाइडेड बाय क्या क्या k रो एफ Ag, ए कैंसिल, रो बी और रो हाफ डाल देंगे, वहां से रो बी और रो हाफ डाल दो, मिल जाएगा 2 पाई रूट L बाय 2 पाई रूट L बाय 2g, ठीक है। तो बस यही था इसमें, बस इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखो पहले, रो बाय रो हाफ डिस्प्लेस करो, नेट फोर्स लिखो माइनस के एक आ गया, टाइम बाय 2 कर दो बाय के, ठीक है भाई, फोटो ले लें। हाँ, और किसी को डाउट है तो फुर्ती से बोल देंगे, और कोई डाउट और कोई परेशानी किसी को, हो गया, ओके ठीक है भाई।
तो फाइन, दैट्स इट। तो ऑल राइट, यही करते हैं सैटरडे को अगली क्लास, जिसमें अपन करेंगे रोटेशन। ओके, चलो भाई, समाप्ति कक्षा की।